तो हेलो सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अरिविहान पर, और जो देता है आपको इंटरेक्टिव और पर्सनलाइज्ड लेक्चर, जहां पर हम बात करते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं की और बोर्ड परीक्षा में आने वाले उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों की एग्जाम आने वाली है नजदीक, और हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले लेक्चर। तो यहाँ इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? ये वो लेक्चर होने वाले हैं जहां पर आपको मिलने वाले हैं हर एक चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बच्चों को डर लगता है। क्योंकि कई बच्चों के हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर इस चैप्टर में से ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही वो उस टॉपिक से डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन लेकर के आए हैं हम आपके लिए इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में, जहां पर हम हर एक चैप्टर से वो 2 3 4 टॉपिक्स देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। साथ ही हम बात करेंगे चैप्टर वाइज हमारे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारे एग्जाम्स में जितने नंबर के जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो संभावित प्रश्न है, क्या पैटर्न हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, उन सब चीजों की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले लेक्चर से, और पहले लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा अध्याय क्रमांक 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन की। पर हमको क्या अध्याय के हिसाब से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एमपी बोर्ड ने? नहीं। पहली बात करेंगे कि हमें दिया गया है यूनिट या फिर इकाई के हिसाब से, ठीक है। और इस चैप्टर की इकाई क्या है भाई साहब? इस चैप्टर की इकाई है आपकी जनन, ठीक है। और ये जनन इकाई में हमें देखने मिलते हैं 3 टॉपिक। पहला है आपका पुष्पी पादपों में जनन, दूसरा टॉपिक है यहां पर मानव जनन, और तीसरा टॉपिक आ जाता है जनन स्वास्थ्य। और मैं आपको बता दूं कि ये इकाई सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एमपी बोर्ड के हिसाब से इसमें दिया गया है। पूरे पूरे 16 मार्क आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। 16 मार्क इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ये जो दोनों जनन वाले टॉपिक है इनको मिलते हैं 6 मार्क, और ये जो जनन स्वास्थ्य है उसको मिलता है बचा हुआ 4 मार्क। ये जो हिसाब है, ये हिसाब जो हमने बनाया, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है, वो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आपको बताया है। इसमें मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगा कि 6 ही मार्क आएंगे। हो सकता है कि किसी बार 7 आ जाए, किसी बार 5 आ जाए, ठीक है। पर एक अंदाजा हमें मिल जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन से कि हमें किस तरह से इस चैप्टर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के इस 6 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमको पता चल गया कि 6 मार्क मिलने वाले हैं। तो कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्टिव आ जाए तो बचते कितने? 4, तो उससे एक प्रश्न आ जाए। या अब प्रश्न आ गया 4 और 2 का, तो 2 और 3 मार्क के नहीं आएंगे। पर हो सकता है कि यहाँ पे 2 मार्क के लिए आ जाए 2 ऑब्जेक्टिव, और 2 मार्क के लिए आ जाए दो प्रश्न, और 3 के लिए नहीं आए और 4 के लिए नहीं आए। तो क्या हो गया? 2 मार्क के 2 आपके क्वेश्चन आ गए, तो 2 दूनी 4 ये हो गए, और 6 आपका 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ गए, तो टोटल हो गया आपका 6। ये भी हिसाब हो सकता है। या हो सकता है भाई साहब कि 3 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछ ले, बाकी किसी तरह का क्वेश्चन ना पूछे, तो 3 3 क्या हुआ? 6 हो गया। तो वेरिएशन बहुत कुछ है इसमें से, 1 2 3 और 4 सभी तरह के प्रश्न पूछने की आशंका होती है। तो अब चलते हैं और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस 6 मार्क को जो है पाने की और देखेंगे हर तरह के प्रश्न। 1 मार्क वाले प्रश्न भी देख लेंगे, 2 मार्क के लिए भी, 3 मार्क के लिए भी, और 4 मार्क के लिए।
ठीक है, तो चलिए सारे तरह के टॉपिक्स और प्रश्नों को निपटाए इस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के आधार। क्या है भैया, प्रश्न दिया गया है कि लघु बीजाणु जनन में, अब ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इस कंडीशन में मैं आपको इस समय में, जो अभी समय है परीक्षा का नजदीक समय है, 1.5-2 महीने में एग्जाम है, तो इस कंडीशन में मैं बिल्कुल ये आपसे नहीं चाहूंगा कि आपको इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आना है या इस शब्द का मतलब आपको नहीं पता है। तो आपने अब तक जितनी पढ़ाई कर ली है उस पढ़ाई का ये क्रक्स है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में समझने का समय नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने का समय नहीं है, अभी तो मार्क बढ़ाने का समय। जितना याद कर लिया था अब इसमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ लेंगे, उसके बाद अपने मार्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखो 0 से अगर शुरुआत करोगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, पीएचडी नहीं करनी अपने को। अपने को क्या करना है, अपने को अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर में जो प्रश्न पूछा जाए उसका इतना प्यारा आंसर लिखना है कि सामने वाला खुश हो जाए, खुश होकर मार्क दे दे और मार्क से अपन मेरिट में आ जाए, ठीक है। चलो, क्या दिया है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, पराग कणों का बनना, क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। में एक पराग मात्र कोशिका में कितने पराग बनते हैं। अब ये प्रश्न क्यों रखा है अभी इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन में एक पराग मात्र कोशिका में मात्र कोशिका से कितने पराग कण बनते हैं, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे या 5 बनेंगे। तो क्या बनते हैं भैया, आंसर भी लिख के दे दिया आपको, 4 बनेंगे, ठीक है, इतना सबको पता है। अब ये क्वेश्चन लिया क्यों है, क्योंकि कई बार 1 मार्क के लिए प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अगर लघु बीजाणु जनन की बात की जाए तो अगर हमें पराग मात्र कोशिकाएं दी गई है क्या 100, कि अगर पराग मात्र कोशिकाएं दी गई है 100, ठीक है, प्रश्न ऐसा बन सकता है और बना है, ये आया हुआ प्रश्न है इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं। कंडीशन दे दी जाएगी कि लघु बीजाणु जनन है, लघु बीजाणु जनन में अगर 100 पराग मात्र कोशिकाएं है तो उससे कितने पराग कण बनेंगे, कितने पराग कण बनेंगे। तो इसी बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। क्या है, प्रश्न पूछा गया था लघु बीजाणु जनन में एक पराग मात्र कोशिका से कितने पराग कण बनते हैं, तो अपन ने बताया 4, एक से बनते 4, तो 100 से बनेंगे कितने, 100 से कितने बनेंगे, 100 गुणित 4 कितने होगा भैया, 400, तो 400 इसका सही उत्तर होगा। और यही 400 क्या होगा कि लघु बीजाणु जनन में अगर 100 मात्र कोशिकाएं पराग मात्र कोशिका दी गई है तो 400 क्या बनेंगे, आपके परागकण बनेंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, दे दिया जाएगा कि परागकण आपके पास में मान लो कितने हैं, 800 है, परागकण कितने हैं, 800 है, तो बोल दिया जाएगा कि लघु बीजाणु जनन में यदि परागकण 800 बने हैं तो कितने मात्र कोशिकाओं का उपयोग हुआ होगा या कितने मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां क्या किया था, पराग मात्र कोशिका में 4 का गुणा किया था, यहां पर क्या करेंगे, परागकण जो है अपने को पता है कि एक मात्र कोशिका से 4 बनते हैं, ठीक है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे अपनी एक मात्र कोशिका से, यानी अपने को कंडीशन क्या दी है, 800 परागकण दिए गए हैं, 800 को भाग कर लेंगे कितना, 4 में, ये है आपके 800 भागित 4 कितना होगा भैया आपका, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया अपने पास में 200, तो कितनी 800 परागकण बनाने के लिए कितनी मात्र कोशिकाएं लगेगी, 200 मात्र कोशिकाएं लगेगी। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, इसीलिए इस बहुविकल्पीय प्रश्न के सहारे मैंने आपको ये 2 प्रश्न तैयार करवाए। प्रश्न बन सकते हैं, परागकण पूछ लिया जाएगा या मात्र कोशिकाएं पूछ ली जाएगी, डरना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करना। 4 वाला फॉर्मूला 1 से 4 बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं। अब याद रखना, कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या है, एक शब्द है भ्रूण कोश और एक शब्द है भ्रूण पोष। अब ये भ्रूण कोश का मतलब क्या होता है, कोश यानी जहां पर कुछ जमा हो, है ना,
जहां पर भ्रूण जमा होगा वो क्या होगा, या जहां पर भ्रूण उपस्थित होगा या जहां पर भ्रूण होगा वो क्या होगा, आपका भ्रूण कोश। ठीक है, पर भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलेगा। पोष का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस चीज से भ्रूण को पोषण मिलेगा। तो इस शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार बच्चों के मैंने गलत उत्तर देखे हैं भ्रूण कोश और भ्रूण पोष के चक्कर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो प्रश्न देखते हैं, भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं। अब भ्रूण कोश की बात की जा रही है, तो भ्रूण कोश की बात की जा रही है मादा जनन अंग की। ठीक है, मादा जनन अंग की बात हो रही है, ध्यान रख लेना। अब बात की जा रही है, आपने चित्र तो देख ही लिया होगा मादा जनन अंग का, पुष्प के मादा जनन अंग की बात की जा रही है। भ्रूण कोश कहां पाया जाता है, पुष्प के मादा जनन अंग में। अंडाणु कोशिका जब परिवर्तित हो जाती है भ्रूण कोश में, तब की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो देखा जाएगा अपन 1 2 यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है। 3 कोशिकाएं में कितने हो गए, 3 केंद्रक हो गए। फिर नीचे 3 कोशिकाएं दिखती है, 1 2 और यहाँ पर बीच में रहती है अंडाणु कोशिका। ठीक है, ये 3 कोशिकाएं 6 हो गए। उसके बाद बीच में 2 केंद्रक वाली एक कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो कितने केंद्रक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आना चाहिए उत्तर, 8 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा दिमाग लगाना, इस चित्र को याद कर लेना, ऐसा प्रश्न ऐसे ही क्या है आप उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपको। अब इनके नाम नहीं बताऊंगा, इनके नाम बताऊंगा आगे जब अपन बात करेंगे किसकी, द्विनिषेचन की। ठीक है, तो ये हो गए आपके भ्रूण कोश के अंदर में कितने केंद्रक पाए जाएंगे, 8 केंद्रक पाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बढ़िया से बात करेंगे बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। ये प्रश्न आया हुआ है आपकी परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब आप बहुभ्रूणता के बारे में लिखेंगे, अब मान के चलो बहुभ्रूणता का आपको 4 लाइन में उत्तर आता है, पर क्या क्या अगर आपको 3 मार्क के लिए पूछ लिया गया, क्या वो 4 लाइन इनफ होगी 3 मार्क के लिए, नहीं ना। तो उन चीजों के लिए जब आपके पास शब्द नहीं होते ना, तब आपके पास किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर बहुभ्रूणता पूछ लिया गया, बहुभ्रूणता समझा दोगे 4 लाइन, बच रही है 2-1 लाइन, कैसे करोगे, तो उसमें ये टिप देना कि भैया बहुभ्रूणता की खोज की किसने थी। तो पहली बार बहुभ्रूणता की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने। अब बहुभ्रूणता है क्या, बहुभ्रूणता का मतलब समझो, ये प्रश्न आगे है, टॉपिक है, समझाऊंगा। बहुभ्रूणता का मतलब क्या है, बहु यानी बहुवचन, बहुवचन सुना है ना, बहु यानी बहुत सारे, और भ्रूणता मतलब या भ्रूण मतलब क्या होंगे आपके भ्रूण। ठीक है, जब इसकी इसकी आप इस नाम से ही इसकी परिभाषा बना सकते हो, क्या, जब किसी कोशिका के अंदर, अब वो कोशिका क्या हो सकती है, वो कोशिका हो सकती है आपकी कौन सी, लैंगिक कोशिका होगी। ठीक है, बहुभ्रूणता, भ्रूण कहां होगा, लैंगिक कोशिका में होगा। ठीक है, तो बहुभ्रूणता का मतलब क्या होगा, जब किसी कोशिका में बहुत सारे भ्रूण पाए जाएंगे, या इसको बहुत सारे से अच्छा बोलो कि एक से अधिक, यानी एक से अधिक अगर भ्रूण पाए जाएंगे तो क्या कहलाएगी, ऐसी भ्रूणता क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता कहलाएगी। ठीक है, तो यहां से आपका इस एक शब्द से आपकी एक लाइन वाली क्या हो गई, आपकी एक लाइन वाली परिभाषा आपको समझ में आ गई, और 1 मार्क के लिए पूछी गई है ये परिभाषा कि बहुभ्रूणता का अर्थ बताइए, बहुभ्रूणता क्या है समझाइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिक्त स्थान है आपके अगले, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके रिक्त स्थानों को भी। क्या बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 1 बोल रहा है द्विनिषेचन से बनने वाला भ्रूणपोष रिक्त स्थान गुणित होता है। अब बात क्या की जा रही है, ध्यान से पढ़ना, भ्रूणपोष बोला है, मैंने क्या बोला था, भ्रूणपोष की बात करूंगा कहां, द्विनिषेचन के दौरान। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया द्विनिषेचन, द्विनिषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन होता है
जहां पर 2 बार निषेचन होता है, ठीक है, 2 बार मेल जो युग्मक है यानी नर युग्मक से मादा युग्मक 2 बार मिलेगा किसी एक भ्रूण के अंदर में, किसी एक कोशिका के अंदर में, तो वो क्या होगा, द्विनिषेचन होगा। अभी आगे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, चित्र के साथ समझाऊंगा, ठीक है। द्विनिषेचन से बनने वाला भ्रूणपोष कितना गुणित होता है, अब इसको थोड़ा सा याद करो, लेक्चर में देखा ही होगा आपने, ठीक है, लेक्चर में देखा होगा, आपने खुद ने पढ़ा होगा, अब तक तो पहला चैप्टर निपटा लिया होगा, मैं तो यही मान के आपके साथ में चल रहा हूं, ठीक है। तो बात क्या आ रही है यहाँ पे, बात देख लो, ये एक अंडाणु कोशिका है, चलो इसको अच्छे से और बना लूं, ये एक अंडाणु कोशिका है, ठीक है, जिसमें कितनी 8 कोशिकाएं, अभी अपन ने पिछले उत्तर में देखी कि 8 कोशिकाएं मिल रही है, यहाँ ऊपर 3 मिलेगी, यहाँ नीचे 3 मिलेगी, और बीच में एक द्विगुणित क्या मिलेगी, कोशिका मिलेगी, यानी एक कोशिका के अंदर में जिसमें क्या होगा, 2 केंद्रक हो गए, इसको क्या बोलते हैं अपन, माध्य कोशिका या केंद्रक कोशिका, केंद्रीय कोशिका। क्यों बोल रहे केंद्रीय कोशिका, क्योंकि ये सेंटर में, बस इतना है, ठीक है। और इसके अंदर ये विशेष कोशिका इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर में 2 केंद्रक पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि द्विनिषेचन से बनने वाला, अब जब द्विनिषेचन क्या होता है, जब कोई परागकण कहाँ आएगा, इस अंडाणु कोशिका के अंदर आएगा, तो ये क्या है, ये है अपनी अंडाणु, ये है अपनी अंड कोशिका, ठीक है, इसी से मिलेगा, ये सब तो हेल्पिंग वाली है, ये जो सब है वो हेल्प करेगी किसी ना किसी काम से, मुख्य चीज क्या है, इस जो परागकण यहां से आएगा इसके साथ में निषेचित होएगा, ठीक है। तो इसके साथ में निषेचित होने के लिए हो गया, यहाँ पे आपका निषेचन हो गया, पर इस नलिका से 2 नर युग्मक आते हैं, 2 परागकण आएंगे, एक तो जो है इससे निषेचित हो जाएगा, पर जो दूसरा है वो क्या करेगा, यहां चले जाएगा, किसके पास में, केंद्रिक कोशिका के पास में, और क्या करेगा, केंद्रिक कोशिका के पास में जाने के बाद में इससे निषेचन कर लेगा। अब पूछा क्या गया है कि चलो ये जो एक अंडाणु कोशिका और परागकण है वो क्या है, मिलकर के क्या बना लेंगे, भ्रूण बना लेंगे, ठीक है। पर ये जो संयुग्मन हुआ है, ये जो निषेचन यहाँ पर हुआ है, जो दूसरा परागकण था वो केंद्रीय या माध्य कोशिका से मिलेगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका भ्रूणपोष, क्या बनेगा, भ्रूणपोष। वो भ्रूणपोष जो ये भ्रूण, ये अंडाणु और जो आपकी पराग कोशिका है उससे बनने वाला जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करेगा, उसके ग्रोथ के दौरान, उसके जो बढ़ने के दौरान क्या करेगा, भ्रूणपोष क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, इतना क्यों मैंने पिक्चर बनाई, इतनी पिक्चर इसलिए बनाना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि बात कहां की हो रही है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या समझ में आ गया कि भैया ये भ्रूणपोष बन गया, भ्रूणपोष समझ में आ गया, द्विनिषेचन भी समझ में आ गया कि कैसे द्विनिषेचन, 2 बार निषेचन हो रहा है, पहला निषेचन अंडाणु और पराग कोशिका का, दूसरा निषेचन माध्य या केंद्रिक कोशिका से दूसरे परागकण का, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो भ्रूणपोष बना है वो कितना बना है, अब मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि ये जो केंद्रिक कोशिका है इसके अंदर में 2n प्लॉइडी है ना, 2 केंद्रक है तो 2n की प्लॉइडी है, ठीक है। उसके बाद एक जो परागकण गया उसकी क्या प्लॉइडी होगी, n, ठीक है। तो अब ये 2n प्लस n कितना हो गया, 3n हो गया, तो क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, त्रिगुणित होगा, 3 गुना प्लॉइडी होगी इसकी, जो गुणिता होगी, n मतलब यहां पर क्या है, n यानी n बोला जा रहा है गुणिता को, कितनी गुणिता है इसकी, n बताएगा आपको कि इस कोशिका की गुणिता है n है, 2n है, 3n, ठीक है। तो 2 केंद्रिक कोशिका की, एक पराग कण की आपके मिलकर के क्या हुई, त्रिगुणित या 3n, तो आप चाहे 3n लिख दो तो भी चल जाएगा, आप त्रिगुणित लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा दिमाग लगाना है, ऐसा युद्ध स्तरीय चीज करनी, तब जाके भैया मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया, बिना बीज के फलों को क्या कहा जाता है? अब अचंभे की चौंकने वाली बात है नहीं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिना बीज के फलों को क्या कहा जाता है? बीज रहित फल कहा जाएगा। हाँ, अगर ये पूछा होता कि बिना बीज के फलों का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया कहलाती है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या है आगे समझेंगे। वैसे तो समझ में आ गया कि बिना बीज के फलों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सब देख लेंगे आगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। परागकण में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान दो आवरण होते हैं। बात किसकी की जा रही है? परागकण की। परागकण यानी पुष्प के मेल युग्मक की, नर युग्मक की बात की जा रही है। तो बोला गया है परागकण के दो परतों का नाम पूछा गया है। एक रिक्त स्थान में पहली परत, दूसरी रिक्त स्थान में दूसरी परत लिखना है। ठीक है, कई बार क्या है मैंने देखा है कुछ बच्चे होते हैं एक ही में दोनों लिख के चल जाते हैं, मजा नहीं आता है ना। वैसे तो उत्तर आप ऐसे ही करके लिखोगे अपने प्रश्न में, है ना, उत्तर फिर उसके बाद में जो भी आंसर होगा ए और बी, तो ऐसे लिखना है ना। चलो क्या है प्रश्न पूछा गया, परागकण में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान दो आवरण होते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं? इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन क्या होता है? अंतर आवरण, यानी अंदर का आवरण। अगर कोई मैं मान लू कि ये एक क्या है आपका परागकण है, तो इसके जो अंदर आवरण होगा, इसके जो अंदर का आवरण होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इंटाइन। क्या कहलाएगा? आपका इंटाइन कहलाएगा। और जो बाहरी आवरण होगा वो कहलाएगा एक्साइन। इंट मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, इंटाइन यानी अंदर, एक्साइन यानी बाहर। अंतः आवरण, बाह्य आवरण, किसी भी परागकण में दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, चलो ये होगा प्रश्न क्रमांक 3, खत्म कर लिया अपन ने। चौथा प्रश्न देखेंगे, समसूत्री विभाजन से रिक्त स्थान संख्या में गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन की बात की जा रही है, ये अपने 11वीं का चैप्टर है। ठीक है, 11वीं में पढ़ा होगा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। और जनन के समय, जनन वाले जितनी इकाई में जितने आपके चैप्टर है, जितने अध्याय है, उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का आपको काम आएगा ही आएगा। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आस्क बटन दिख रहा है ऐप पे, आस्क अपना आपका डाउट पूछे का बटन दिख रहा है, हिंदी मीडियम वालों को डाउट पूछे दिख रहा होगा। ठीक है, डाउट पूछे वाले बटन पे क्लिक करो, मुंह से बोल दो या लिख दो। क्या लिखना है? समसूत्री विभाजन समझाइए, या लिखना है अर्धसूत्री विभाजन विभाजन समझाइए। ठीक है, दोनों का बहुत शानदार आपको हमारा जो इंस्टेंट गुरु है वो आपको तुरंत उसका सोल्यूशन दे देगा। टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में मिल जाएगा, यानी शब्दों में लिखा हुआ चाहिए तो वैसा उत्तर मिल जाएगा। अगर वीडियो बना के चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन नहीं पढ़ा है तो अभी जाके पढ़ लो, ये लेक्चर तब तक रुक जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूं, है ना। ये लेक्चर रुक जाएगा, पहले अर्धसूत्री और समसूत्री समझ लो, फिर आ जाना वापस देख लेना, यहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्या कि समसूत्री विभाजन से रिक्त स्थान संख्या में गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनती है। समसूत्री की बात की जा रही है, जहां सम यानी एक समान, सम यानी समान, तो क्या होगा? इसका उत्तर मिल गया आपको इसके नाम में। समसूत्री विभाजन में रिक्त स्थान संख्या में, तो एक समान संख्या में क्या होगा आपका? गुणसूत्र वाली कोशिकाएं मिलती है। अगर मान के चलो इसको समझ लो, एक कोई मात्र कोशिका है, ठीक है, जिसमें कुछ गुणसूत्र है, तो इसका अगर समसूत्री विभाजन होगा और दो कोशिकाएं बनेगी, तो इसमें भी उतनी ही संख्या में गुणसूत्र मिलेंगे जितनी संख्या में मातृ कोशिका में थे। इस चीज को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब चलेंगे आगे, अब आगे चलेंगे और सत्य असत्य देख लेंगे। हो सकता है इसी में से बच जाए, ठीक है, क्योंकि अरिविहान का तो भैया अब हो चुका है ऐसा, क्योंकि हमने अर्धवार्षिक में भी देख लिया, हमने त्रैमासिक में भी देख लिया कि अर्धवार्षिक में भी 90% से ज्यादा प्रश्न फंसे थे जो हमने आपको पढ़ाए थे। हमने त्रैमासिक में भी देख लिया, 70, 75, 80% प्रश्न फंस गए थे जो हमने आपको पढ़ाए थे। अब बारी आ गई है आपकी मेन एग्जाम की, अब आ गई है बारी मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम में क्या कहे भैया,
अब हमारा तो जो कहना था, हमारा शोर किसने मचा दिया? अर्धवार्षिक और त्रैमासिक ने मचा दिया। भगवान की कृपा, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत अगर रंग लाई तो इन्हीं में से आपके प्रश्न फंस जाएंगे, चिंता की बात नहीं। ठीक है, चलो क्या है, अब बात करेंगे सत्य असत्य की। सत्य असत्य क्या है? पहला बोला गया है द्विनिषेचन में दो नर युग्मक भाग लेते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात गलत है? याद कर लो, अब भी 2-5 मिनट पहले मैंने पढ़ाया था, द्विनिषेचन की पूरी प्रक्रिया पढ़ा दी थी। क्या द्विनिषेचन में दो नर युग्मक भाग लेते हैं? क्या देख लेते हैं भैया, ये तो रट लो बेटा, ये वाला जो चित्र है ना वो तो रट लो, हर एक चीज में काम आ जाएगा, चाहे द्विनिषेचन हो, चाहे भ्रूण कोश हो, चाहे भ्रूण कोश हो, सारे चीजों में काम आ जाएगा। ये बात क्या की थी कि एक यहाँ से पराग नलिका आएगी आपके पास में, और क्या होगा, आपकी जो दो नर युग्मक होंगे, यानी दो पराग कण आएंगे। एक पराग कण जो होगा वो किससे मिलेगा? वो एक पराग कण होगा वो आपकी अंड कोशिका से मिलेगा, ये वाला। और ये जो दूसरा आ रहा है वो जाएगा किससे? माफ कीजिएगा, केंद्र कोशिका से मिलेगा और भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो क्या है, क्या बात सही दिख रही है आपको? द्विनिषेचन में दो नर युग्मक भाग लेते हैं, तो यस, पहला और दूसरा दो नर युग्मक भाग लेते हैं, यानी ये बात क्या है? सत्य है। क्या ये बात सत्य है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में 4 संतति कोशिकाएं बनती है। अब अर्धसूत्री विभाजन की बात हो रही है, मैंने पहले ही समझा दिया, शायद आप तो बात क्या कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन में 4 संतति कोशिकाएं बनती है क्या? तो अगर किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये है मातृ कोशिका, ठीक है, मदर सेल, अगर इससे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बिल्कुल 4 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, 4 संतति कोशिकाएं बनेगी, जिसमें आधा आधा क्या होगा आपका, जो यहाँ पे जितना आपका गुणसूत्र होगा वही इनमें आधा आधा होगा, इसलिए तो अर्धसूत्री बोल रहे हैं। अर्धसूत्री नाम क्या है? अर्धसूत्री है। अर्ध जो होंगे गुणसूत्र जाएंगे, पर अंत में क्या होगा? 4 मातृ कोशिकाएं बनेगी, 4 मातृ कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो क्या है, ये बात बिल्कुल हो गई सत्य। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनिषेक फलन में फल में बीज पाए जाते हैं। अब क्या ऐसी बात है, अनिषेक फलन की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया था, बिना बीज वाले फल जो है उसको उगाने का भी काम क्या है? अनिषेक फलन द्वारा किया जाता है, जिसमें बिना बीज के फल उगते हैं, जिसमें फल नहीं होता है। अनिषेक फलन होता क्या है आगे समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अनिषेक फलन क्या होता है? जिस उस फल में बीज नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, बात असत्य हो जाएगी। ठीक है, यहां पर सत्य असत्य देख लिए। चलो अब चलेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए की तरफ, एक वाक्य में उत्तर दीजिए की तरफ चलते हैं और इनको भी देख लेते हैं। क्या है, किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? आधी की बात आए तो क्या लिख देना? अर्ध, आंख बंद करके लिख देना अर्धसूत्री। समान की बात आए तो क्या लिख देना? समसूत्री। ठीक है, समान समसूत्री, आधी अर्धसूत्री। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, प्रश्न में ही कभी कभी क्या होता है, उत्तर छुपा हुआ होता है। बस अपने टैलेंट से, अपने याददाश्त से, अपने क्या, अपनी सोच से समझ के क्या करना है, आपको उत्तर ढूंढना है बस। ठीक है, चलो बात क्या बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब पराग कणों के निर्माण की बात आती है तो ध्यान रखना, पराग कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं, है ना। परागकण देखे भी होंगे, कभी किसी फूल को हाथ लगाया होगा गलती से, तो उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो परागकण क्या होती है? छोटी आकृति होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? छोटे को अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो क्या है? लघु। ठीक है, और लघु बीजाणु का जनन अगर हो जाए, बीजाणु का जनन हो जाए, है ना, परागकण को अगर हम छोटे छोटे क्या बोलेंगे? बीज बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। तो परागकण होते छोटे से तो वो लघु हो गए, बीजाणु जनन हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि परागकण की जगह अगर पूछ लिया जाता है कि अंडाणु कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु कोशिका क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है, किसके कंपैरिजन में? परागकण के कंपैरिजन में। तो बड़ी कोशिका क्या कहलाएगी?
अपन इसको बड़ी को गुरु भी बोल सकते हैं, ठीक है। गुरु, बड़ा होगा गुरु, छोटा होगा लघु, ठीक है। तो गुरु, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो जो अंडाणु कोशिका का निर्माण है क्या है, गुरु बीजाणु जनन, और पराग कणों का निर्माण क्या है, पराग कणों का निर्माण है लघु बीजाणु जनन। तो लघु और गुरु में ध्यान रख लेना, समझे गुरु। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो, क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है, एक बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना क्या कहलाती है। अभी 2, 5, 7 मिनट पहले समझाया, क्या है, मैंने क्या बोला था कि एक बीज के अंदर में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की, एक से अधिक यानी बहु, यानी बहु भ्रूणता, एक से अधिक बीज पाए जाने की संभावना क्या कहलाती है, घटना क्या कहलाती है, बहु भ्रूणता कहलाती है, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है बेटा, बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही आसान चीजें हैं, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ होता है, थोड़ा सा अपने मन की नजरों से, अपने दिमाग वाले चीजों से समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में। अभी तक तो जो करा वो क्या था, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री था आपके लिए, है ना, कि इस चीज के साथ में ये फ्री ले लो, क्या पता उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि देखो, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 मार्क का भी बनने की संभावना है, 1 मार्क का भी बनने की संभावना, 3 का भी और 4 का भी बनने की संभावना है, तो कोई चीज नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लघु बीजाणु जनन की। अब ये प्रश्न जो है वो आपको वेरिएशन में दिख सकता है, कभी आपको 2 मार्क के लिए 2 लाइन में पूछ लिया जाएगा, कभी आपको 3 मार्क के लिए पूछ लिया जाएगा, 2, 4, 5 लाइन में समझा देंगे, पर कभी पूरा डिटेल में पूछ लिया तो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, बहुत ज्यादा बार देखा है कि 4 मार्क के लिए ये प्रश्न आया है, लघु बीजाणु जनन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसको समझाइए, इसको विस्तार कीजिए, इसको संक्षेप में समझाइए, बहुत चीजें। प्रश्न अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है, उत्तर एक ही तरह का होगा, और उसके बाद में जो है मार्क देख के उत्तर की लाइनें डिसाइड होगी। 3 मार्क का है तो कम डिटेल में समझाना, 4 मार्क का है तो भर भर के डिटेल डाल देना, 2 मार्क का है तो 2-4 लाइन में समझा देना, ठीक है। पर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, ये क्या है, क्या देखा है मैंने, इसको 4 मार्क में आते हुए देखा है, तो 4 मार्क के हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, 3 मार्क भी बन जाएंगे, 2 मार्क भी बन जाएंगे। अब इतनी समझदारी अपने अंदर ला लो कि अगर कोई 4 मार्क वाला प्रश्न आता है तो उसको 2 मार्क के लिए कितना लिखना है, लिख लिख के देख लो। और अगर लिख लिख के देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अरिविहान पे डाल दो, हमारे जो बोर्ड चेकर वाला फीचर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क का उत्तर आपने लिखा है, कहाँ गलती की है, क्या नहीं लिखना है, सब पता चल जाएगा। वो भी 1 नंबर फीचर है, जाओ उसको भी जाके आप यूज करके देखो, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। चलो, क्या है भैया, यहां पर है पूछा गया लघु बीजाणु जनन। अब देखो, लघु बीजाणु मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बनाया, मेरे को कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, मेरे को बात करनी है कि क्रक्स कैसे मिल जाए, आपको दिमाग में कैसे बैठ जाए। देखो, क्रक्स समझाना है, समझ गए, तो इसको ऐसे पढ़ना है। ये मैंने आपको ये उत्तर लिखना कैसे ये नहीं समझाया, मैंने लिखा है आपको ये जो चीजें लिखी है कि उत्तर समझना कैसे, ठीक है, वो चीज समझाइए। उत्तर लिखने की प्रैक्टिस के लिए आपको भर भर के नोट्स दे दिए गए, वहां से देख लो, बहुत सारे डिटेल में उत्तर कैसे लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, क्या लिखना है, सब मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ समझो कि जो आपको डर लगता है ना, लघु बीजाणु जनन से, गुरु बीजाणु जनन से, अनिषेक फलन से, है ना, पार्थिनोकार्पी से, तो असंग जनन से, बहुभ्रूणता से, ये सारे जो टॉपिक है यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर में मिलने वाले, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं लघु बीजाणु जनन की। चलो, तो क्या लिखा हुआ है, लघु बीजाणु जनन में क्या लिख के दे दिया है अपन ने, सीधा सीधा पराग कणों का निर्माण। लघु मतलब मैंने अभी समझाया आपको, जब मैं आपको 1 मार्क वाले प्रश्न समझा रहा था तब मैंने समझा दिया कि लघु लघु आ जाए तो छोटे बीज होते हैं पराग, है ना, लघु बीजाणु जनन। अगर गुरु बीजाणु जनन आया तो बात करेंगे अंडाणु निर्माण की, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पराग कणों का निर्माण होता है। अब निर्माण की प्रक्रिया समझानी,
लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि जो पराग निर्माण है कि जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो प्रक्रिया को समझाना है। अब पराग निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, चलो इसको पहले ना एक समझ लो आप, मैं चित्र दिखा दूं आपको पहले, फिर उसके बाद समझना क्या कि इसका होता कैसे। देखो चित्र याद कर लोगे ना, चित्र अगर याद कर लिया आपने तो उसके लिए जो चीजें हैं, जो आपकी थ्योरी है आप वो लिख सकते हो। ये याद रखना, बायोलॉजी का फंडा ये है कि चित्र याद कर लो, प्रक्रिया अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पहले चित्र याद करने की कोशिश करो। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है आपका मदर यानी मातृ कोशिका, या हम इसको बोलते हैं पराग मातृ कोशिका, ठीक है। कहीं कहीं आपकी किताबों में इसको क्या लिखा है, सूक्ष्म बीजाणु जनक कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु जनक कोशिका। अगर ये नाम आए तो घबराना मत, ये नाम आए तो घबराना मत। इसको मुख्यतः हमने क्या देखा है, पराग मातृ कोशिका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पराग की माता कोशिका है, क्योंकि इसी से जनन होता है। हमारा जनन किससे हुआ है, हमारी माता से हुआ है। वैसे ही पराग कणों का जनन किससे होगा, पराग मातृ कोशिका से होगा। तो पराग मातृ कोशिका होती है एक केंद्रक वाली कोशिका। फिर क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो एक के बदले दो केंद्रक हो जाते हैं, पर सूत्री विभाजन अर्ध हो रहा है मतलब आधे आधे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो गया, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक मातृ कोशिका से दो बन गई। देखो बनती चार है, बनती चार है, वो यहां समझ में आएगा। बनती चार है, यहां पर दो केंद्रक हो गए, यहां पर दो केंद्रक हो गए जिनमें सूत्रों की संख्या यानी गुण सूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई। फिर इसके अंदर फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो एक पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये जो था ये अर्धसूत्री विभाजन है जिसमें चार कोशिका नहीं बनी, वरना आप अभी बोल दोगे कि अंकुश सर आपने अभी मेरे को सामने बताया कि एक अर्धसूत्री विभाजन से एक मात्र कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है, ठीक है। आपने यही बोला था, मैंने हाँ यही बोला था, ठीक है। पर मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मैं बोल रहा हूं कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ वो है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये क्या होता है सर, तो ये हो रहा है इसी प्रक्रिया के अंदर कि एक मात्र कोशिका से विभाजित होकर के दो केंद्रक वाली कोशिकाएं बन जाएगी, जो है अर्धसूत्री। क्यों अर्धसूत्री बोला इसको, अपन ने समसूत्री क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें जो गुण, इनके केंद्रक के जो गुण सूत्रों की संख्या होगी वो क्या है, इसकी आधी होगी, आधी आधी दो जगह बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद क्या है, पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होगा इस कोशिका के अंदर, और इस कोशिका के अंदर पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या बनेगा, चार आपकी क्या होगी, कोशिकाएं बनेगी, पराग कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। यहाँ चार कोशिकाएं बन गई आपकी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका समूह बोलेंगे। तंत्रिका समूह इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि चार जो है अभी कोशिकाएं पूर्ण नहीं बनी, ये सीधे सीधे पराग कण नहीं बने, ये अभी पराग कण बन गए क्या, नहीं बने, ये सिर्फ अभी विभाजित हुए हैं और चार पराग कोशिकाओं में विभाजित हुए, चार पराग कोशिकाओं में विभाजित हुए। अब इनका जो होगा विकास होगा। विकास कैसे होगा, ये हो जाएंगे अलग अलग और एक एक सेपरेट कोशिका बन जाएंगे। जब सेपरेट कोशिका हो गया इसको क्या बोल देंगे हम, विकसित कोशिकाएं बोल देंगे, और यही विकसित कोशिकाएं क्या हो जाएगी, पराग कण कहलाएगी। पर इसके अंदर अभी क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, अभी एक केंद्रक है। केंद्रक तो एक ही होता है, पर इसके अंदर क्या है, दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक जननात्मक नाभिक यानी जननात्मक केंद्रक, और एक पराग नलिका नाभिक यानी पराग नलिका केंद्रक, ठीक है। जब इनके बीच में इस कंडीशन में अभी एक केंद्रक वाले बने हुए परागकण, पर इनके बाद एक होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में जो गुण सूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका के ही समान दो गुण सूत्रों की संख्या होती है, यानी केंद्रक दो हो जाएंगे, दोनों में समान गुणसूत्र उपस्थित होंगे। जब इन पराग कणों का
समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें दो नाभिक हो जाएंगे, दो केंद्रक उपस्थित हो जाएंगे, एक होगा जननात्मक नाभिक, एक होगा पराग नलिका नाभिक। समझ में आया? फंडा खत्म। ठीक है, अब इसी को अपन क्या कर देंगे, ये चित्र याद कर लेना, ये चित्र का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस चित्र को याद कर लेना। और क्या होगा, इस चित्र को अगर आपने याद कर लिया तो थ्योरी ऐसे बनाओगे, ऐसे। चलो कैसे बनाओगे देख लेते हैं। चुटकी तो बजा दी अंकुश सर, अब ये भी बता दो थ्योरी बनेगी कैसे, है ना। चलो समझ लेते फिर। अब लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, पराग कणों का निर्माण। ठीक है, पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अगर बोल दिया एक मार्क के लिए आ गया कि भैया इसकी परिभाषा लिख दो लघु बीजाणु जनन की, मैंने क्या बोला है, इसी चैप्टर से 1, 2, 3, 4 सभी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो पूछने वाला ये पूछ सकता है कि लघु बीजाणु जनन की परिभाषा लिखिए, तो ये परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। क्या लिख देंगे, पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु, या यहां पर आप लिखना पराग कण के निर्माण की या बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 क्या बनाएगी, 4 लघु बीजाणु या पराग कण बनाएगी। शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन जो था आपका बहुविकल्पीय वाला, उसमें क्या बताया था मैंने कि एक अर्धसूत्री विभाजन के अंदर में जब एक मातृ कोशिका होती है तो अर्धसूत्री विभाजन से कितनी बनती है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो लघु बीजाणु जनन की अगर प्रक्रिया में देखिए तो जो पराग मातृ कोशिका होगी उसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन जब उसमें होगा तो 4 पराग कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, या 4 पराग कण बनेंगे। समझ में आया फंडा, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन का क्वेश्चन वहां रखा था। ठीक है, चलो अब हमने हमारे पूरे चीजें हमने क्या कर ली है, समझ ली है। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह आपको पराग माफ कीजिएगा लघु बीजाणु जनन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज है कि आप समझो भी तो कि लघु बीजाणु जनन आखिर हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है। ठीक है, चलो समझो। अब मान लो पुंकेसर है आपका कोई एक पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है बेटा, पुंकेसर होता है पुष्प के अंदर में जो पाया जाने वाला जो क्या होता है आपका पुरुष जननांग होता है पुंकेसर, है ना। ये ना इतनी डिटेल में वैसे तो समझाना नहीं चाहिए, पर क्या करूं, जो है ना मेरे बच्चों का जो मेरे को वो है ना प्यार जो है आप लोगों के प्रति जो प्रेम है ना वो बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, वैसे तो मेरे को इतना डिटेल में नहीं समझाना है क्योंकि हमने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ लिया है, पर क्या है भैया आप लोगों को समझाऊंगा नहीं ना तो मेरे को मजा नहीं आएगी। ठीक है, मेरे को मजा नहीं आएगी। चलो क्या है, एक है आपका, ये बहुत ज्यादा बेकार वैसे बना दिया मैंने, चलो इसको ऐसे बनाएंगे अपन, कहाँ जगह भी नहीं है भाई साहब। चलो ये आपका बना दिया मैंने एक पराग कोश या आपका नर युग्मक जो बोलेंगे, पुष्प का नर युग्मक, इसको बोलते हैं अपन पुमंग। ठीक है, इसको क्या बोलते बेटा अपन, पुमंग बोलते हैं। पुष्प का चित्र तो बना के नहीं समझाऊं, इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्या है पुमंग है, इसको जब अपन काटेंगे, यहां से काट लिया अपन ने तो यहां पर आपको दिख जाते हैं भैया कुछ 4 कोष्टक। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ ये जो संरचना है वो 4 भागों में बटी हुई दिखती है, और जब मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो ये ऊपर से इस साइड का जो व्यू है बेटा ये दिखेगा। ठीक है, समझ गए। अब ये है क्या, ये है आपके जहां पर आपके लघु बीजाणुओं का जनन होगा। मैंने क्यों रखा है ये चित्र, मैंने ये चित्र इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये हो कहां रही है प्रक्रिया। ठीक है, तो लघु बीजाणु का जो जनन होगा वो इस जगह पर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं वो लिख देना। अगर बेटा ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी क्या कि आपके जो पुंकेसर की
काट का वर्णन कीजिए, पुंकेसर में उपस्थित सारे अंगों का वर्णन कीजिए, तो ये यहाँ से आपका प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब ये आपको दिख रही है कुछ चीजें, ये 4 भाग में बटी है। ये जो 4 भाग है आपके कौन कौन से, ये एक गोला दिख रहा है, ये गोले गोले दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे ही समझाऊंगा जब भी समझ में आता बच्चों को, ज्यादा डिटेल में और बातें करूंगा ना बहुत गहरी गहरी और आपकी जो है बहुत ज्यादा ऐसे नाम वाली बातें करूंगा ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है वो है। ये गोले दिख रहे हैं बेटा, ये जो 4 गोले दिख रहे हैं, यहाँ इसी के अंदर में आपके किसका निर्माण होगा, आपके पराग कणों का निर्माण होगा। और ये पराग कणों का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं भैया। अब जो पराग कणों का निर्माण हो रहा है उसकी प्रक्रिया को हमने क्या बोला, लघु बीजाणु जनन। तो ये क्या है, क्योंकि लघु बीजाणु यहां बन रहे हैं तो लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी क्या है भैया, ये लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ही आपके लघु बीजाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया, ये लघु बीजाणु धानी। अब ये लघु बीजाणु धानी को एक चीज को जूम कर लेते, इस एक गोले को जूम करते कि इसके अंदर अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी परतें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है भाई साहब, इसके अंदर पाई जा रही है बहुत सारी परतें। कौन कौन सी परतें, सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी, सबसे बाहरी परत कहलाएगी आपकी अंतःत्वचा या बाह्य त्वचा, कुछ भी लिख देना मार्क मिलेंगे, अंतःत्वचा या बाह्य त्वचा। ठीक है, बाहरी परत है। उसके बाद में क्या होता भैया, 3, ये क्या काम कर रही है मेरे को अभी इतनी पंचायत करनी नहीं है, ये सब कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो लेक्चर देख लो। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्या, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्यों, कैसे और कहां हो रही है। ठीक है, अंतःत्वचा या बाह्य त्वचा बोल दो। ठीक है, उसके बाद में ये आती है एक मिडिल लेयर, जो बीच की लेयर, जो 3 लेयर होती है ना, 1 2 3 परतों से बनी होती है, वो एक काउंट होगी, क्या होगी, उसको बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं उसको, मध्य, क्योंकि बीच में है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है भैया अंदर आंतरिक कोशिका। आंतरिक कोशिका में क्या होता है, इसको अंतः कोशिका बोल देते हैं। ठीक है, अंतः कोशिका। तो ये हो गया आपका क्या, ये समझ में आ गया आपको कितनी परतें। अब उसके बाद में एक विशेष परत आती है और इसी विशेष परत से एक प्रश्न भी बनता है भाई साहब, आपके 2022 में पूछा गया है, टेपिटम सुना होगा, प्रश्न आया है टेपिटम का कार्य लिखिए। टेपिटम का कार्य, ये दिख रहा है टेपिटम यहाँ पे है, ये एक परत होती है, ये एक त्वचा परत होती है जो अंदर की तरफ होती है, किसके, जहां पर पराग कणों का निर्माण वाली प्रक्रिया होगी, लघु बीजाणु जनन होगा। ठीक है, ये जो परत दिख रही है आपको, ये अंदर की तरफ होती है और इसी परत को बोलते हैं टेपिटम। अब ये टेपिटम क्या काम करता है, टेपिटम काम करता है, जो आपके पराग कण यहाँ बनेंगे ना, जो आपके पराग कण बनेंगे, बनने के समय में उनको पोषण की आवश्यकता होगी, उनको पोषण की आवश्यकता होगी, वो पोषण देगा यहाँ टेपिटम। तो टेपिटम का काम क्या है, टेपिटम का काम है बनते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, यहां पर 1 मार्क का उत्तर खत्म हो गया आपका। ठीक है, चलो अब समझ में आएगा क्या, कि ये समझ में आ गया। अब देखेंगे कि ये जो जगह है बेटा, ये जो जगह है, ये है आपकी मेन चीज, जिसको मैं जब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि एक पराग मातृ कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। तो यही वो पराग मातृ कोशिका है जो, ये देखो, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका, इसी के आगे निर्माण से 4 पराग कणों का निर्माण होगा। अब 4 पराग कणों का निर्माण तो हो जाएगा, फिर ये बाहर कैसे निकलेगी, तो इस चित्र में बताया है कि जब वो पराग कोश है, जिसको हमने क्या बोला, ये पराग कोश बोला हमने इसको, तो जब ये पराग कोश फटेगा, अंदर मातृ कोशिका से 4 पराग कण बन गए, 4 पराग कण मिच्योर हो गए यानी परिपक्व हो गए, बाहर निकलना है, अब स्त्री जनन तंत्र के पास जाना है, तो ये जो पराग कोश है वो फट जाएगा। ठीक है, वो फट जाएगा, उसमें कौन कौन से हार्मोन फटने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो बात की चीज है, पर यहाँ पे फट जाएगा, और वो क्या है, हवा के जरिए, कीड़ों के जरिए, जल के जरिए, और जितने आपके परागण के जितने भी वो फैक्टर हो सकते हैं, उन सब के जरिए कहाँ पहुंच जाएंगे, स्त्री केसर पे या स्त्री जनन तंत्र पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई, समझ में आ गया कि कहाँ हो रहा है प्रजनन,
माफ कीजिएगा, कहाँ हो रहा है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन की। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, मुद्दे से भटकना नहीं है, टॉपिक आपको देखना है बस। हाँ ये है कि आपको कुछ चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट दी है मैंने कि एक भी प्रश्न मैं नहीं चाहता कि इस चैप्टर से छूट जाए आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक भी प्रश्न छूटा तो मुझे लगेगा कि मैं फेल हुआ। आपके मार्क 1-2 मार्क कम हुए वो आपको फर्क पड़ेगा, पर उससे ज्यादा फर्क मुझे पड़ेगा क्योंकि मैं फेल होऊंगा अगर एक भी प्रश्न आपका इस चैप्टर से मैंने छोड़ दिया तो। क्योंकि भाई साहब कसम खा के बैठा हूं मैं, इस बार तो टॉपर निकलेगा और अरिविहान से ही निकलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से। लघु बीजाणु जनन में 4 चरणों में बांट दिया मैंने आपको। प्रारंभिक चरण, दूसरा हैगा आपका अर्धसूत्री विभाजन वाला चरण। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन वाला चरण। तीसरा आएगा आपका लघु बीजाणुओं का चतुष्क का निर्माण, क्या होता है अभी समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में चौथा चरण आएगा परागकण का विकास। मुक्त होना इस चरण में नहीं है, क्योंकि मुक्त होना क्या है, वो तो आपका उसका फटना हो जाएगा, परागकोश का फटना होगा। ये इसलिए डाल दिया ताकि समझ में आ जाए कि एट द एंड क्या हो रहा है आपका। ठीक है, परागकण का विकास, यहां तक की बात हो गई। चित्र में देख लिया, चित्र देखा था अपन ने वो वाला जो पहले देखा था लघु बीजाणु जनन का चित्र, वो चित्र याद कर लेना और ऐसा लिख देना। ठीक है, पहले में क्या देखा था, प्रारंभिक चरण में क्या देखा है अपन ने, पुंकेसर के परागकोश में पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, देख लिया पुराने चित्र में। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, ये बात फंडे की, ये बात लिखना जरूरी है। और ये एक मार्क का आपका प्रश्न भी बन सकता है कि पराग मातृ कोशिका जो होती है उसकी गुणिता क्या होती है, उसकी डिप्लॉइडी या माफ कीजिएगा प्लॉइडी क्या होती है। ठीक है, तो पराग मातृ कोशिका जो होती है उसकी प्लॉइडी होती है 2n। क्या होती है बेटा, 2n। ठीक है, उसके बाद में ये समझ में आ गया कि पराग मातृ कोशिका पराग कोश के अंदर में पाई जाएगी, जिसकी गुणिता क्या होगी, 2n गुणिता होगी। ठीक है, अब बात करेंगे इस पराग मातृ कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक कोशिका से 4 हेप्लॉइडी कोशिका बनती है। अब 2n था, 2n से 4 बनेंगी आपके अर्धसूत्री विभाजन में, क्या बनती है आपकी, एक n वाली बन गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री में आधे 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 गुणसूत्र सबको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो वो चित्र ही है, चित्र को दिमाग में रखो, चित्र को या तो बना लो पहले फिर इसको समझ लो। अब लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण क्या होता है, चतुष्क क्या होता है, चारों कोशिका जो होती है, जो 4 कोशिका आपकी बनी थी, एक मातृ कोशिका से 4 कोशिकाएं आपकी जो आपके पराग कणों की बनी थी वो एक जगह पे बंधी रहती है। एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे चिपकी होती है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। अब इसमें डिटेल वाली बात है कि व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है, इतना डीप नहीं जानना है अपने को। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए आपको सेपरेट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चतुष्फल की होती है जो चारों अलग अलग तल पे चिपके होंगे। ठीक है, या तो समद्विपार्श्विक होती है जो एक ही तल पे 2-2 चिपके होंगे, या तो चारों इकट्ठे होंगे या तो 2-2 2-2 करके चिपके होंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। आगे चलो, अब परागकण का विकास क्या होता है, हर लघु बीजाणु का परागकण में विकसित होता ही है। परागकण बना ही इसलिए कि लघु बीजाणु जो है परागकण है जो उसका विकास कर सके। ठीक है, परागकण में 2 आवरण होते हैं, इंटाइन और एक्साइन। ठीक है, एक परागकण जब बन गया उसके अंदर, मैंने शुरुआत में आपको प्रश्न दिया था, प्रश्न में दिखाया था कि 2 प्रकार के आवरण होंगे, बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, एक्साइन, और आंतरिक आवरण क्या होगा, इंटाइन। ठीक है, चलो समझो आगे क्या है। अब परागकण का मुक्त होना, मैंने शुरुआत के जो उसमें दिखा दिया कि जब वो परागकण बन जाएंगे उस पराग कोश के अंदर तो पराग कोश फट जाएगा और ये बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाएंगे तो हवा के कारण या कीट पतंगों के साथ में, मधुमक्खियों के साथ में, और जिस भी तरह से परागन उस पुष्प का होता है, उस प्लांट का होता है, उससे वो चले जाएंगे। ठीक है, तो परागकण का मुक्त होना क्या होगा, परिपक्व होने के बाद पराग कोश फट जाता है, उसके बाद बाहर निकल के ये मुक्त हो जाते हैं। और कहाँ जाके बैठते हैं, ये बैठते हैं आपके जो मादा जनन तंत्र है पुष्प का, उस पे जाके बैठते। ठीक है, ये चित्र है, एक बार देख लो, अपन समझ चुके इस चित्र को, एक बार और देख लो, लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लग रहा है तो बना लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, बना लो अपने हाथ से, बनाओगे समझ के बनाओगे तो क्या है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते। अब आ गया एक और जहरीला टॉपिक,
अब जहरीला क्यों बोला? क्योंकि बच्चों को टेंशन होती है इस टॉपिक से, कभी कभी तो मास्टरों को भी टेंशन हो जाती है इस टॉपिक से। तो क्या है भैया, ये है गुरु बीजाणु जनन। अब जैसे अपन ने देखा था कि पराग कण बनने का जो था, पराग निर्माण की जो पिक्चर थी, जो पराग निर्माण की प्रक्रिया थी, उसको क्या बोला था अपन ने? लघु बीजाणु जनन। अब ये है गुरु बीजाणु जनन। इसमें क्या है, अंडाशय अंडाशय के अंदर में अंडाणुओं का निर्माण होता है। बेसिकली जो मादा जनन तंत्र के अंदर में निर्माण होना क्या कहलाएगा? अंडों का निर्माण होना क्या कहलाएगा? आपका गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, चलो इसको समझते हैं बहुत डिटेल में, बढ़िया से। चलो अब देखते हैं गुरु बीजाणु जनन को। गुरु बीजाणु जनन को भी देखने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? जो अपन ने लघु बीजाणु के टाइम में देखा था। ठीक है, तो ये आ गया भैया आपका क्या, गुरु बीजाणु जनन का पूरा प्रोसेस का चित्र। ये चित्र याद कर लेना, इससे क्या होगा, थ्योरी आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, चलो अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा चित्र को। जैसे ही समझ लेंगे चित्र को, फिर देखेंगे इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारी, अब वो कोशिका का जो सीन था ना, अपन ने लघु बीजाणु जनन समझ लिया है, तो थोड़ा बहुत उसी से जैसा सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी सी आगे जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। बाकी जो है अर्धसूत्री विभाजन इसमें भी होगा। और जैसे लघु बीजाणु में मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बने थे, वैसे ही शुरुआती चरण में जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से ही बनेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, पहले है ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या है भैया? ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, यही है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन। माफ कीजिएगा, सूक्ष्म नहीं है यहाँ पे, गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनक कोशिका है। ठीक है, उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। उसमें से भी क्या बनेंगे? 4 कोशिका वाले बनेंगे। 4 कोशिका बनेगी। 4 कोशिका बनेगी, कौन सी? 4 गुरु बीजाणु कोशिका बनेगी। अब इन 4 में से क्या होता है, 3 जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, प्रसुप्त अवस्था में हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, बचेगी कौन? एक बचेगी, और यही एक जो है वो आगे बन करके क्या बनेगा? पूरा पूरा एक अंडाणु कोशिका बनेगी। ठीक है, ये 3 जो है वो निपट गई, एक बची, एक आ गई यहाँ पे। ये है, जहां जहां सूक्ष्म लिखा बेटा वहां वहां गुरु कर लेना बस। ठीक है, गुरु बीजाणु कोशिका आ गई। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोला? मेगास्पोर बोला। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ना, गुरु बीजाणु बोल दिया इसको। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु यहां तक बन गया, पर प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हुई है। बच्चे क्या करते, कई बार क्या करते कि इतना सा लिख दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता, अभी गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस पूरी खत्म नहीं हुई है। अभी क्या हुआ था, मातृ कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी थी, उन 4 में से 3 खत्म हो गई, एक बची। एक बच करके बड़ी जो है कोशिका बन गई, और उस एक कोशिका के अंदर अब बाकी खेल चालू होगा। उस कोशिका के अंदर क्या होगा? भ्रूण कोश बनेगा, जहां पर आपका परागकण आएगा, उसके अंदर में उनका निषेचन होगा, फिर एक बीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब इतनी प्रोसेस के लिए जगह तो लगती है, तो वो बड़ा जो अंडाणु कोशिका या भ्रूणपोष बनेगा, वो बनेगा अब इसके आगे वाली प्रोसेस में। क्या है? ये जो मेगास्पोरस को जूम कर लिया अपन ने, यानी जो ये गुरु बीजाणु है इसको जूम कर लिया, बड़ा कर लिया। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर में भी, यानी गुरु बीजाणु के अंदर में भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब इसका जो एक केंद्रक था, इस 2 केंद्रक में बदल जाएंगे। पर क्या है, इनके गुणसूत्र अलग अलग होंगे। ठीक है, आधे आधे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 केंद्रक वाली एक कोशिका बनी है, उसमें होगा बेटा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से क्या होगा? 4 कोशिका, 4 केंद्रक वाली कोशिका बन जाएगी। क्या होगी? ये बन गए 4 केंद्रक वाली कोशिका बन गई। फिर इस 4 केंद्रक वाली कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, फिर 2 अलग अलग, माफ कीजिएगा, 4 अलग अलग और कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन गई। इसके सामने एक प्रोसेस होगी, ये कैसी बनेगी? ये 2 थी, इससे बन गई 4 कोशिकाएं। ठीक है, और इन 2 से ये 4 कोशिका कितनी बन गई? माफ कीजिएगा, यहाँ 6 ही बनाई मैंने, यहाँ पे 8 कोशिकाएं बन जाएगी। क्या होगा बेटा? 8 कोशिका बन गई। माफ कीजिएगा, 8 केंद्रक वाली कोशिका बन गई। 8 अलग अलग कोशिका नहीं बनी, 8 केंद्रक वाली एक कोशिका बनी। ठीक है, अब ये 8 केंद्रक वाली एक कोशिका में क्या होता है कि फिर अब ये अपने हिसाब से सेट होगी।
ये जो केंद्रक थे वो अलग अलग कामों के लिए उपयोग हो जाएंगे। अब ये अपने अपने हिसाब से सेट होगी। कैसे होगी सेट? अब ये जो है कोशिकाएं, ये जो 4 कोशिकाएं बनी थी, इसको अच्छे से बना लू। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोशिका वाली एक अंग का निर्माण हुआ, एक कोशिका का निर्माण हुआ। अब ये जो 8 कोशिकाएं हैं अपने अपने काम के हिसाब से अलग अलग जगह सेट होगी। ये जो शुरुआत की 3 है वो 3 कोशिकाएं ऊपर चिपक जाएगी, वो बनेगी एंटीपोडल कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, इनका काम होता है कुछ और। फिर ठीक है, उसके बाद जो नीचे 3 कोशिका थी वो 3 कोशिका बन जाएगी। जो 2 बनेगी वो बनेगी क्या? सहायक कोशिकाएं। वो 2 बनेगी सहायक कोशिकाएं, और एक मुख्य कोशिका बनेगी जो बीच वाली आपको दिख रही है, वो बनेगी एक अंडाणु कोशिका, और यही होता है मादा युग्मक। इसी के साथ एक परागकण आके निषेचित होगा, और निषेचित होने के बाद में बीज का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक है। अब बची हुई 2 जो कोशिकाएं थी, मध्य कोशिकाएं थी, वो क्या करेगी? वो बच जाएगी वैसी ही जो बीच में बची रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस में क्या होगा? इनका नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, ये जो 2 कोशिकाएं बची थी, इन वो आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी, और एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 कोशिकाएं बची थी, इन दोनों का हो गया नाभिकीय संलयन, और एक कोशिका बन गई जिसके अंदर में 2 अलग अलग केंद्रक हो गए, और यही बाद में द्विनिषेचन करके क्या बनाएगा? भ्रूणपोष बनाएगा। ठीक है, समझ में आई सारी प्रोसेस? अब चलो इसको लिख लेते हैं, किसमें? इसको लिखेंगे थ्योरी में। कैसे लिखना है थ्योरी? चलो समझते हैं। चलो ये आ गया गुरु बीजाणु जनन। इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी? अंडाशय में गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका होती है। उसके बाद ये क्या होती है? बड़ी होती है साइज में, इसलिए तो हमने इसको क्या बोल दिया? गुरु बीजाणु बोल दिया। ठीक है, इसके बाद में इसमें स्पष्ट केंद्रक भी होता है, और इसकी प्लॉइडी, इसकी गुणिता कितनी होती है? 2n होती है। क्या होती है? 2n। मातृ कोशिका, जहां हमने देखा था लघु बीजाणु की मातृ कोशिका की भी जो गुणिता होगी वो 2n होगी, और गुरु बीजाणु की भी, जो गुरु बीजाणु है उसकी भी मातृ कोशिका क्या होती है? 2n ही गुणिता वाली होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपको आपका माफ कीजिएगा, आपका लघु बीजाणु जनन समझ में आ गया है, तो आपको गुरु बीजाणु जनन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी। जो मातृ कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये दिख रही मातृ कोशिका, उससे अर्धसूत्री विभाजन होके 4 अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु बोलते हैं। जिनकी प्लॉइडी यानी जिनकी गुणिता क्या होगी? एक एक n होगी, सबकी क्या होगी? n n n n n। ठीक है, ठीक है। अब चलो उसके आगे चलते हैं अगली प्रोसेस में, कि अगली प्रोसेस क्या हो रही देख लेते हैं। अब अगली प्रोसेस में क्या होगा भैया? गुरु बीजाणु का विकास होगा। गुरु बीजाणु का विकास कैसे होगा? ये जो 3 कोशिकाएं बनी थी, इसमें से माफ कीजिएगा, ये जो 4 कोशिकाएं बनी थी, इसमें से 3 कोशिका जो है प्रसुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, मर जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, एक बचेगी। एक बचेगी, क्या है? एक बचेगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर या गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे इसको? गुरु बीजाणु। और इससे यही क्या होगा? सक्रिय। सक्रिय। ये बाकी जो 3 थी वो क्या हो गई? निष्क्रिय हो गई, इनएक्टिव हो गई। एक जो बची वो क्या हुआ? सक्रिय गुरु बीजाणु हो गया, और यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे क्या होगा? न्यूसेलस से पोषण प्राप्त करेगा। अब इसके आगे की प्रोसेस इसके अंदर होगी। इसके आगे की प्रोसेस जो है गुरु बीजाणु के अंदर होगी। चलिए अब भ्रूणपोष का निर्माण देखते हैं। इसी गुरु बीजाणु जनन के अंदर में भ्रूणपोष का निर्माण भी आता है। ठीक है, सिर्फ एक आपका जो है गुरु बीजाणु बनना ही इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, इसके आगे भी प्रोसेस है जो अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, जो मेन कोशिका जो बनी थी उसके अंदर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसमें 8 केंद्रक हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर एक भ्रूणपोष बना था, इसमें अर्धसूत्री हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई। फिर 2 कोशिका में समसूत्री हुआ, 4 कोशिकाएं बन गई। इस 4 में फिर क्या बोलते हैं? आपका समसूत्री विभाजन होगा, तब क्या बन जाएगी? 8 कोशिकाएं बन जाएगी। 8 कोशिकाएं बन जाएगी। फिर 8 कोशिका बन गई तो इसके बाद क्या होगा? इनका सेटिंग होगी। इनकी जो कोशिकाएं है वो आपस में अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कार्य के हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? चलो अगले में देखते हैं कि ये जो सेट हुई वाली कोशिकाएं है, जैसा मैंने आपको समझाया था कि ये जो कोशिकाएं है ये 3 एंटीपोडल ऊपर बन गई,
तीन नीचे बन गई, जिसमें से एक बीच वाली अंडाणु कोशिका हो गई, दो आजू बाजू वाली सहायक कोशिका हो गई, बीच में दो जो कोशिकाएं बचेगी उनमें क्या होगा, नाभिक संलयन होगा, और नाभिक संलयन से एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बनेंगे जो आगे जाकर के द्विनिषेचन की प्रक्रिया से क्या बनाएंगे, भ्रूणपोष बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया समाप्त। आपकी गुरु बीजाणु जनन इस तरह से होगा। ठीक है, समझ में आया? ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक बार नहीं समझ में आया पॉज करो, वापस जाओ, फिर से समझो, एक नहीं दो बार में समझ में आ जाए। अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है भैया, द्विनिषेचन। जब से मैं बोल रहा हूं द्विनिषेचन द्विनिषेचन द्विनिषेचन, क्या होता है द्विनिषेचन? 3 मार्क के लिए भी पूछा गया है और 4 मार्क के लिए भी पूछा गया है आपकी विगत की परीक्षाओं में। ठीक है, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर कि आखिर ये द्विनिषेचन होता क्या है। ये द्विनिषेचन आपको 1 मार्क में पूछ सकता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए में। दूसरा आपको पूछ सकता है 2 मार्क में छोटा सा उसकी परिभाषा लिखने के लिए। फिर पूछ सकता है 3 मार्क में, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ये 3 मार्क वाला ही टॉपिक है जो 3 मार्क के लिए पूछा गया, पर इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये 4 मार्क में भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ में क्या होता है आपका पूछ लिया जाता है। द्विनिषेचन क्या है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन क्या है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन होता क्या है? निषेचन का मतलब क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करेंगे, जब आपस में मिलेंगे तो बीज का निर्माण करेंगे, और उस बीज के निर्माण के बीच में एक चीज आती है द्विनिषेचन। ठीक है, जो मैंने आपको रिक्त स्थानों के समय में भी समझाया था, अभी आते टाइम भी समझा दिया, जहां पर गुरु बीजाणु जनन भी समझा रहे थे। अब देख लेते हैं डिटेल में बहुत जल्दी जल्दी करके कि क्या हो सकता है। अगर 1 मार्क के लिए आए कि द्विनिषेचन क्या है, तो एक ही भ्रूणकोश के अंदर में 2 बार निषेचित होना, किसका, मादा और नर युग्मकों का, वो क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर 2 मार्क के लिए प्रश्न आ जाए कि द्विनिषेचन की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखेंगे? द्विनिषेचन की क्रिया में नर युग्मक का यानी परागकण का, चाहे आप नर युग्मक लिख लो या परागकण लिख लो, बात एक हो जाएगी। नर युग्मक का या परागकण का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना। क्या बनाना? द्विगुणित युग्मनज। अब द्विगुणित क्यों? 2 बार निषेचन हो रहा है तो 2 गुणिता वाला युग्मनज बनेगा। तो द्विगुणित युग्मनज बनाना क्या कहलाता है? द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन। द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन क्या कहलाएगा? द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहलाएगी। बहुत ज्यादा कठिन लग रही है क्या? चलो इसको अभी अभी जैसे समझेंगे ना आसानी से बन जाएगी, चिंता मत करो। लिखना यही है, लिखना यही है। ज्यादा आपको बहुत गहरी बात नहीं लिखनी है, बहुत ज्यादा हल्की बात नहीं लिखनी, लिखना ऐसा है, मार्क मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चित्र के द्वारा समझेंगे, क्योंकि क्या होता है 4 मार्क के लिए जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो बोल देते हैं कि चित्र बनाकर समझाइए। क्या बोलते हैं? चित्र बनाकर समझाइए। तो ठीक है भाई साहब, चित्र बनाकर ही समझा देते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए चित्र बनाने में जो मेहनत होती है और उसके बाद में जो चीज आपको समझ में आती है, क्या होता है जब आप चीज को देख लेते हैं ना, तब आपको वो याद रह जाती है। ठीक है, चलो समझते हैं। अब क्या बोला गया है कि नर युग्मक का मादा युग्मक के अंदर आना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। पर 2 बार निषेचित होना क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो भाग है ये क्या है? मादा युग्मनज है, या हम इसको बोल सकते हैं अंडाशय बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी इमेज दिख रही है वो क्या है आपको? ये जो पूरा आपका एक अंगक दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? वर्तिका और वर्तिकाग्र वाले जो चीज दिख रही है वो क्या है? वो है आपका मादा जनन तंत्र। किसी पुष्प का मादा जनन तंत्र है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके जो ये जो नलिका दिख रही है, वर्तिका दिख रही है आपको, ठीक है, इसके अंदर जो है पराग कण आते हैं। क्या आते हैं? इसके जो ऊपर है वर्तिकाग्र पर, ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है यहाँ पर आकर के। तो ये जो परागकण है इसके वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है? चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर के चिपक जाते हैं।
अब ये चिपकने के बाद क्या होता है, इसके अंदर एक पराग नलिका जाती है, जो कहां तक जाती है, इसके भ्रूण कोश के अंदर तक जाती है। कहां तक जाती है, भ्रूण कोश तक जाती है। इसी पराग नलिका के जरिए जो पराग कण होते हैं, जो पराग कण होंगे वो क्या होंगे, वो इस पराग नलिका के जरिए कहां आएंगे, भ्रूण कोश के पास आएंगे। अब भ्रूण कोश के पास कैसे आएंगे, ये पराग नलिका के जरिए आएंगे। और कितने आएंगे, तो दो आएंगे। कितने आएंगे, दो आएंगे, एक नहीं। अपन पढ़ रहे द्विनिषेचन, तो दो बार निषेचन होगा और दो पराग कणों का इस भ्रूणपोष के अंदर में मादा कोशिका के कोशिकांगों से क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है, ये बात हो गई। दो जो पराग कण है इस पराग नलिका के द्वारा कहां आते हैं, आपके अंडाशय जो कोशिका होती है, अंडाणु कोशिका जो होती है, जो अंड कोशिका होती है, उस वाले एंड पे आते हैं। कभी कभी इस साइड में भी आ जाते हैं, पर वो मैटर नहीं है, वो दूसरी प्रोसेस है, वो दूसरी परिस्थिति है। लगभग लगभग ज्यादातर कहां आते हैं, अंड कोशिका की ओर से एंटर करेंगे आपके भ्रूण कोश के अंदर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद इसके अंदर क्या होता है जब वो आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझते हैं, इसको बना लू मैं यहाँ पे आपके लिए चित्र। ठीक है, अब चित्र बनाना है बेटा, और बनाना सीखना पड़ेगा। ये अपन बना रहे क्या, भ्रूण कोश का चित्र। अब भ्रूण कोश में क्या होता है, तीन ऊपर सेल पाई जाती है, तीन नीचे सेल पाई जाती है। देखा था ना, बनाया था अपन ने। इनमें सब में एक एक केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी एक केंद्रक, इसमें भी केंद्रक। इनके नाम भी अभी लिख लेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, अंदर पे एक मध्य कोशिका पाई जाती है, जिसके अंदर में दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है भ्रूण कोश का चित्र। अब चलो इनके नाम लिख लेते हैं, नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसका नाम देख लेते हैं। ये क्या होती है, एंटीपोडल सेल। क्या होती है, एंटीपोडल सेल या कोशिका लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है, केंद्रक कोशिका, या इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय कोशिका। उसके बाद यहाँ पर जो दो आजू बाजू दिख रही है, ये दो कोशिकाएं कहलाती है सहायक कोशिका। और ये जो मुख्य एक कोशिका दिख रही है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या है ये, अंड कोशिका। ठीक है, अब चलते हैं कि जब पराग नली आ जाएगी, पराग नली आएगी, उसमें दो पराग कण आएंगे तो क्या होगा। तो ये आ गई पराग नली आपकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलो पराग नली बना लेते हैं। ये आ गई आपकी पराग नली यहाँ से यहाँ तक। और इसके अंदर जो है दो क्या होंगे आपके, इसके अंदर दो पराग कण आएंगे। ठीक है, दो पराग कण आएंगे, ये आ रहे हैं आपके दो पराग कण। अब ये दो पराग कण आएंगे तो पहला पराग कण जो है, पहला पराग कण किसके साथ में संलयन करेगा, पहला पराग कण जो होगा, ये पराग कण आकर किससे, अंड कोशिका से संलयन करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अंडाणु निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, एक बार निषेचन हो गया। अब ये जो पराग कण पीछे आ रहा है भाई साहब, तो उसको भी ये अंदर आएगा, और ये जो पराग कण है वो किससे संलयन करेगा, वो संलयन करेगा आपकी केंद्रीय कोशिका से। और जब केंद्रीय कोशिका से संलयन करेगा तो ये बनेगा क्या, यहाँ बनेगा आपका भ्रूणपोष का निर्माण होगा। भ्रूणपोष जो, अब ये भ्रूणपोष काम क्या करेगा, भ्रूणपोष काम करेगा, ये जो एक परागकण और एक अंडाणु कोशिका का जो संलयन होकर एक निषेचन होकर भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को ये भ्रूणपोष क्या करेगा, पोषण देगा। इसलिए तो नाम है उसका भ्रूणपोष। तो ये जो प्रक्रिया इस अंडाशय कोशिका के अंदर हुई है, या इस भ्रूणपोष माफ कीजिएगा, भ्रूण कोश के अंदर हुई है, एक बार ये वाला आकर निषेचित हुआ, दूसरा ये वाला आकर निषेचित हुआ, तो ये दो बार निषेचन की प्रक्रिया क्या कहला गई, आपकी द्विनिषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, अब तो आप जब चित्र से समझ चुके हो, तो आप अगर इसको लिखने के लिए आए तो एक एक स्टेप समझा देना कि एक पराग नलिका से एक भ्रूण माफ कीजिएगा, एक अंडाणु कोशिका का निषेचन होगा, तो वो पहला निषेचन होगा जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। फिर दूसरा जो परागकण आएगा वो आपकी केंद्रिक कोशिका से संलयन करेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जो क्या बनेगा, वो आपका दूसरा निषेचन होगा, और क्या निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा।
ये क्या कहलाता है? 2 बार निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? 2 बार निषेचन की प्रक्रिया द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब टेंशन नहीं आएगा बच्चों को बिल्कुल भी, ये बहुत आसानी से समझ में आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। समय कम है, परीक्षा नजदीक है, ज्यादा डिटेल में अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा ये लेक्चर हो जाएगा, इसलिए क्रक्स समझेंगे कि क्या हो सकता है। चलो अब इसमें देख लो, पहला निषेचन क्या होगा? जो जायगोट बनाएगा या युग्मनज बनाएगा, जो नर युग्मक जो पहला आया था वो किससे? अंड कोशिका से संलयन करेगा। ठीक है, दूसरा निषेचन क्या होगा? दूसरा निषेचन जो है द्वितीय केंद्रक, जो मध्य केंद्रक कोशिका थी उससे मिलेगा और त्रिगुणित होगा। त्रिगुणित का हिसाब मैंने समझा दिया था आपको जब अपन 1 मार्क वाले प्रश्न देख रहे थे, त्रिगुणित का हिसाब समझा दिया था। एक बार और समझ लो, ये जो मध्य कोशिका थी वो उसमें 2 केंद्रक थे, यानी उसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n थी, यानी उसकी गुणिकता क्या थी? 2n थी। एक जब आपका आ गया क्या? आपका पराग कण आया, इसकी प्लॉइडी क्या है? n है, इसकी गुणिता क्या है? n है। जब 2n प्लस n मिलेंगे तो क्या बनेगा? 3n वाली जो गुणिता होगी इसकी भ्रूण कोश की होगी। ठीक है, भ्रूण कोश में क्या होता है? जो बीज रहता है, बीज को क्या देने का काम करेगा? पोषण देने का काम करेगा। ये समझ में आ गया? इसको कुछ इस प्रकार लिख लेना तो मजा आ जाएगी, और मजा आने के साथ साथ में मार्क मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है असंग जनन। 3 मार्क 4 मार्क के लिए पूछा गया, मोस्टली 3 मार्क के लिए पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से 3 मार्क का पूछा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते, क्या असंग जनन? असंग जनन, अब नाम से समझना, पहले परिभाषा देख लो, फिर नाम से परिभाषा क्रैक करेंगे। कैसे? असंग जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है? हमने क्या बोला, बीज का निर्माण कैसे होता है? एक नर युग्मनज एक मादा युग्मनज आपस में जब संलयन करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया पूरी होगी और उस निषेचन से क्या बनेगा? एक बीज का निर्माण होगा। पर यहाँ पर असंग जनन, असंग का मतलब, अब इसको इसको ऐसा समझो, अ यानी नहीं, संग यानी निषेचन मान लो या संयुग्मन मान लो, जो भी आप मान लो, निषेचन मान लो, जनन यानी निर्माण। ठीक है, अ मतलब नहीं, संग यानी निषेचन, और जनन मतलब निर्माण। क्या होगा असंग जनन का? बिना निषेचन के, यानी नहीं निषेचन के किसी बीज का निर्माण हो तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा असंग जनन। इसकी परिभाषा निकल गई इसके नाम से। क्या नाम से निकली? कि असंग जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं, और ये एक प्राकृतिक घटना है जो कुछ पौधों में प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंड कोशिका, अब इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभा रही है? अंड कोशिका इसमें मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें जो पराग कण होते हैं वो इस अंड कोशिका से निषेचन नहीं करते, इस अंड कोशिका के पास नहीं पहुंचते हैं। पर क्या होता है, इस प्रक्रिया में अंड कोशिका बिना नर युग्मक से मिले ही विकसित होकर क्या बना लेती है भैया? भ्रूण बना लेती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? असंग जनन कहते हैं। अब इसका महत्व क्या होता है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि असंग जनन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसका महत्व लिखिए। तो महत्व क्या हो सकता है कि ये जो प्रक्रिया है वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि संकर, संकर क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। कहाँ पे हम पढ़ लेंगे इसको? जब हम बात करेंगे जेनेटिक्स वाले पोर्शन की, वहां पर हम संकर किस्में पढ़ेंगे। ठीक है, संकरण क्या होता है ये देख लेंगे। ठीक है, और वैसे भी 11वीं में आपने संकरण की परिभाषा भी पढ़ी है और संकरण की प्रोसेस भी पढ़ी है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद होती है। क्यों फायदेमंद होती है और कैसे फायदेमंद होती है? जब कोई अच्छी संकर किस्म बनाई जाती है तो उसको बीज से उगाया जाता है, और वो उतने अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो संकर किस्में क्या होती है, जो अच्छी अच्छी चीजें है वो किसी एक पौधे में डाल दी जाए। अब जो आपके जो मातृ कोशिकाएं वाले पौधे थे, जो मेन पौधे थे जिनसे अच्छी अच्छी क्वालिटीज निकाल के एक पौधे में डाल दी गई, पर ये जो पौधा बना, जो जो संकर किस्म का पौधा बना, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसका और इसका आधा आधा आया है। ठीक है, कौन सा? ये जो मातृ कोशिकाएं थी उनका आधा आधा आया है, इसमें आया, तो ये दोनों से मैच नहीं कर पा रहा उतना खास, तो संकरण में दिक्कत आती। ठीक है, संकरण में दिक्कत नहीं आए उस चक्कर में असंग जनन का सहायता ली जाती है। ठीक है, असंग जनन में क्या होता है कि इसमें क्वालिटी पूरी आती है, इसमें जो गुण होते हैं, जितनी अच्छी चीजें होती है, सब कुछ आती है, क्योंकि उसी पुष्प के मादा जनन का ही सब कुछ हो रहा है।
तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कृषि में महत्व आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो क्या होता है कि जो आपका असंग जनन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि इसमें पौधे के किसी भी भाग से भी निर्माण होता है। कैसे? बिना निषेचन के। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन नहीं कर रहे तो बिना निषेचन के ही होगा। जैसे आलू में आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर में जब आलू बारिश के टाइम में मोस्टली हम रखते हैं या ठंड के टाइम में मोस्टली रखते हैं, तो उसमें ना ये छोटी छोटी ऐसी कॉम फूट जाती है। ठीक है, ये क्या है? असंग जनन। इसमें मेल और फीमेल गेमिट मिला क्या? नहीं, पर अपने आप ही एक नए पौधे का निर्माण होने की प्रक्रिया चालू हो गई, तो ये असंग जनन की परिभाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी जो प्याज होती है, प्याज में धीरे धीरे कोमें फूटने लगती है, बारिश के समय में ज्यादा होता है। क्यों? ठीक है, तो ये भी असंग जनन का एक उदाहरण हो गया। उसके बाद आप देखोगे गुलाब। गुलाब घर में क्या होता है, मम्मी अपनी जो होती है वो गार्डन में गुलाब के जो होते हैं ना, किसी किसी के घर से लकड़ियां जो डंठल होती है उसकी तोड़ के ला लेते, कोई एक जो पार्ट रहता तने का उसको तोड़ के ला लेते, उसको मिट्टी में डालते, कुछ दिन के बाद में क्या होता है उसमें से एक नया पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें भी कोई फूल नहीं था, कोई भी नर और मादा युग्मनज नहीं थे जो मिले आपस में और नया पौधा बना। इसमें तो इस डंठल से ही नया पौधे का निर्माण हो गया। ये क्या है? ये सब चीजें जो है असंग जनन वाली चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? चित्र से समझ में आता है, याद रहता है। चलो अब बात करेंगे अनिषेक फलन की। ये छोटे छोटे टॉपिक है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क किसी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन क्या होता है? ये विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जहां पौधे बिना निषेचन के ही फल पैदा करते हैं। अब सर असंग जनन में ऐसा क्या है और अनिषेक फलन में क्या अंतर है? उसमें भी तो आपने बोला कि बिना निषेचन के ही प्रक्रिया हो रही, पर बेटा बिना निषेचन की क्या हो रहा है? नए पौधे का निर्माण, नए बीज का निर्माण हो। यहाँ पर क्या हो रहा? अनिषेक फलन में क्या हो रहा? फलन। फलन यानी फल, फल 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 का निर्माण होना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा भाई साहब? इसमें हो रहा है आपके नए फल का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के, बिना नर और बिना मादा युग्मनज के निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन। ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जहां बिना पौधे निषेचन के ही फल पैदा कर लेते हैं। इन फलों में बीज भी नहीं होते। क्या होता है? इसमें बीज नहीं होते। क्यों नहीं होते बीज? क्योंकि आप ये समझो कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे तब बीज का निर्माण होगा। जब नर और मादा युग्मक मिल ही नहीं रहे तो बीज का निर्माण कैसे होगा? तो अनिषेक फलन में बीज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इन्हें बीज रहित या कुंवारी फल भी कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। आजकल आपने देखा होगा कि बिना बीज के अंगूर आपको खाने मिलते होंगे मार्केट से। बिना बीज के ही आपको क्या देखने मिल रहे हैं आजकल? वाटरमेलन, यानी जिसको हम बोलते हैं तरबूज। तरबूज भी बिना बीज के दिखने को मिल रहे हैं। ये सब क्या है? ये बना है अनिषेक फलन से। ये जो है अनिषेक फलन से, अनिषेक फलन के दौरान बीज का निर्माण नहीं होता है। सत्य असत्य में याद करो, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसकी प्राकृतिक प्रक्रिया भी होती है। कुछ पौधे जो है तो उसमें ऑटोमेटिक ही ये चीज है, इसमें बाहरी कुछ नहीं करते। पर अब क्या है, उन पौधों से इंस्पायर होके नए आपके फलों में क्या होता है, नए फलों वाले पौधे में ये प्रक्रिया चालू कर दी है ताकि बीज का निर्माण ना हो। ठीक है, तो अनिषेक फलन में कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं कुछ पौधों में होती है, कुछ पौधे ऐसी प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे केले में। अब केले में कोई बीज है क्या? नहीं है। पर पहले जो केले, जो जंगली केले आज भी आप देखोगे तो उसके अंदर में बीज होता है। पर केलों ने क्या किया, अपने जो है बहुत अच्छा फाइन ट्यूनिंग कर लिया, उत्परिवर्तन कर लिया और उसके अंदर में केले में बीज नहीं होता है। ठीक है, जहां फल बिना बीज के ही विकसित हो जाता है। इसी तरह कुछ संतरे की किस्में भी देखिए, और ज्यादातर ये आपको दिखेगी सिट्रिक वाली जो चीजें हैं, जो खट्टे फल है, खट्टे फल की प्रजातियों में ये आपको देखने मिलेगी। जैसे संतरे हो गए, मौसमी हो गए, या फिर नींबू की फसलों में देखने मिल जाती है। ठीक है, जहां बीज नहीं होते पर फल में आपको फल बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कृत्रिम प्रक्रिया, उन पौधों से इंस्पायर होके हमने क्या किया, कृत्रिम निर्माण कर लिया ताकि बीज का डिस्टर्बेंस कहीं ना हो। अगर आप तरबूज खा रहे हो, 5 बार आपको बीज निकाल के फेंकने की जरूरत ना पड़े, बढ़िया पूरा का पूरा तरबूज एक बार में निपटा दो। क्या वैज्ञानिकों ने क्या किया, कृत्रिम तरीकों से भी अनिषेक फलन करवा लिया। इसके लिए वे हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, इससे व्यावसायिक स्तर पर बीज रहित फल उगाए जाते हैं, आजकल मार्केट में आ गए। अब व्यवहारिक महत्व देख लो, इस तरह के फल खाने में ज्यादा सुविधाजनक होते हैं, बार बार बीज नहीं निकालना पड़ता है। ठीक है, बीज रहित फलों की बाजार में अच्छी मांग होती है, अभी है। ठीक है, उसके बाद
ये फल जो होते हैं ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट भी होते हैं क्योंकि बीज को पोषण देने का कोई पिक्चर ही नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद फलों का संरक्षण भी आसान होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, जब जाके आपको क्या है, मार्क अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बहुभ्रूणता की। इसको मोस्टली आपको 1 मार्क के लिए पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में, उसके बाद 2 मार्क के लिए भी पूछा गया और कभी-कभी 3 मार्क के लिए भी पूछा गया है। इससे 4 मार्क का बहुत कम देखा है मैंने प्रश्न बनते हुए, पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1, 2 और 3 के लिए आपका पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट 2 सालों में तो बहुभ्रूणता से सवाल आया ही आया। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या होती है, मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? बहुभ्रूणता का मतलब होता है बहु यानी बहुत सारे, और भ्रूणता मतलब भ्रूण वाला। तो बहुत सारे भ्रूण वाला जो है, एक ही बीज के अंदर में बहुत सारे भ्रूण मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो बहुभ्रूणता कहलाएगी। एक बीज के अंदर में भ्रूणों का निर्माण अगर एक से अधिक हो गया, एक भ्रूण बनेगा तो क्या होगा, सामान्य बीज होगा। पर इसी में 2-3 अगर भ्रूण बन जाएंगे, एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे तो क्या होगा, वो प्रक्रिया या वो स्थिति कहलाएगी आपकी बहुभ्रूणता की स्थिति। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कैसी लिखनी है। सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कुछ पौधों में एक बीज से एक से ज्यादा भ्रूण पाए जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, यह एक बहुत ही रोचक और प्राकृतिक घटना है जिसका पता सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1796 में लगाया था। इसने पता लगाया, रिक्त स्थान में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। बहुभ्रूणता का पता किसने लगाया, ल्यूवेनहॉक ने लगाया 1796 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार और उसकी विशेषताओं की। कई बार पूछ लिया जाता है, अगर इन केस 3 मार्क के लिए प्रश्न आया तो बहुभ्रूणता क्या है, परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार और विशेषताएं बताइए, ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, बहुभ्रूणता के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताएं क्या हो सकती है। पहला तो सरल बहुभ्रूणता होती है, जिसमें ये सीधी प्रक्रिया है, जिसमें एक ही बीजांड के अंदर में एक से अधिक भ्रूणपोष बन जाएंगे, जैसे सरसों में। उदाहरण लिख लेना, बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब क्या होता है, दूसरी एक प्रकार की होती है मिश्रित बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है, एक ही अंड कोशिका के अलावा दूसरी कोशिकाएं भी बन जाती है, जिसमें बहुभ्रूण बना लेती, बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। ये क्या होगा, एपिथेलियम वाले पौधों में होता है। ठीक है, इसको इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, पर बात यही है कि अगर आ गया तो लिखने को होना। ठीक है, अब होती है एक तीसरी प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता। इसमें एक भ्रूण से कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। एक भ्रूण होगा, वो ही भ्रूण क्या है, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उसके अंदर में एक टुकड़ा, हर एक नया टुकड़ा क्या है, एक नया भ्रूण बना लेगा, वो होगा विदलन बहुभ्रूणता। विदलन यानी टूटना, किसी एक भ्रूण का टूट के बहुत सारे भ्रूणों में बन जाना क्या कहलाएगा, विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया इस चैप्टर से, एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या देखा, सबसे पहले लघु बीजाणु जनन, उसके बाद देखा गुरु बीजाणु जन्म, उसके बाद देखा द्विनिषेचन, उसके बाद एक 2-4 छोटे टॉपिक देखे, जिसमें से एक था अनिषेक फलन, ठीक है, उसके बाद देखा बहुभ्रूणता, उसके बाद एक और चीज क्या देख ली अपन ने इसमें से, असंग जनन। साथ ही इन सब से आने वाले अपन ने क्या देख लिए, इन सब से आने वाले एक मार्कर देख लिया, एक मार्क वाले प्रश्न देख लिए। अब देखो, 4 मार्क का आया तो ये आ सकते हैं, 3 और 2 मार्क के आए तो ये सब आ सकते हैं, 1 मार्क के आए तो इन सब में से अपन ने एक मार्कर भी पढ़ लिया। हो गया पूरा अपना एक चैप्टर कंप्लीट परीक्षा के हिसाब से। क्या होगा, 4 मार्क का भी प्रश्न बन गया, 3 मार्क का भी बन गया, 2 का भी बन गया और 1 का भी बन गया। तो अपन ने पूरे क्वेश्चन के आंसर उन सभी दृष्टि से निपटा चुके हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4 कोई भी प्रश्न बन जाए, इनमें से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अपने अब मार्क फिक्स हो गए, यहां से मेहनत कर लो, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ लो, और इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को गलत नहीं करना है।
ठीक है, आपके लिए अगर आपका टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का फल कब मिलेगा आपको, जब ये चैप्टर से क्वेश्चन आए और आपको बने और आप उस टाइम मुस्कुराओ और मुझे याद करो कि हाँ यार अंकुश सर ने पढ़ाए थे वीडियो, बेटा तब मुझे लगेगा कि मेरी इतनी मेहनत सार्थक है, रंग ला रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई आज इस चैप्टर की। अब और मिलेंगे अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, वहां पर भी इतनी ही एनर्जी के साथ, इतने ही तरीके से मजेदार और रोचक तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। अरिविहान के साथ टाटा बाय बाय। और आखिरी में मैं क्या कहता हूं, जय हिंद।